नमस्कार, मैं हूं वर्षा। न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री ने वन क्लिक प्रणाली के माध्यम से उत्तराखंड के 8,36,603 पेंशन भोगियों के खाते में सीधे 125 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि पेंशन का भुगतान 3 माह के स्थान पर अब प्रत्येक माह होगा। सीएम ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास की समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पेंशन योजना को सरल बनाने की कार्य किया है। साथ ही पहले मिलने वाली धनराशि को 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया है। बुजुर्ग दंपत्ति को पेंशन देने से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। एक नई व्यवस्था ये प्रारंभ हुई है और आप सब जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो ये पेंशन योजना चलाई जा रही है, इस योजना को बहुत सरल बनाने का हमने प्रयास किया है और इसकी धनराशि भी हमने बढ़ाई। शायद आपको ध्यान होगा कि पहले ये धनराशि 1200 की होती थी, इसको 1500 किया और 1500 में भी परिवार में हमारे अगर 2 दंपत्ति होते थे तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से एक को ही जो है इस पेंशन का लाभ मिल पाता था। और मैंने जब ये जिम्मेदारी संभाली, मुख्य सेवक के रूप में मैंने काम करना प्रारंभ किया, तब से ही मुझे लगता था कि हमारे परिवार में, घर में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो उस पेंशन के लिए उनका आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में उनका प्रेम बना रहना चाहिए और दोनों को ही पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। और हमने ये संकल्प लिया था कि दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों को हम पेंशन देंगे। देहरादून में शनिवार को बेरोजगार युवा बेरोजगार संघ के बैनर तले विभिन्न भर्तियों की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव करने निकले, जिन्हें पुलिस प्रशासन के अमले ने हाल चौक पर ही रोक लिया गया। इस दौरान बेरोजगार संघ अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने यह कहा था कि हम 24,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को लेकर आप ढोल पीट रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, वह भर्तियों तो पेपर लीक कांड के पहले ही भर्तियां थी, उन्हीं की भर्तियां कराई जा रही हैं। देवप्रयाग विधानसभा के 4 गांवों के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर विधायक के आवास का घेराव किया। ग्रामीणों ने बताया कि 19 साल पहले उन्होंने खुद ही 2 किलोमीटर सड़क बनाई थी, इसके बाद आज तक कोई सड़क बनी ही नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक इस सड़क मार्ग पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। इस वजह से ग्रामीणों ने रैली निकालकर विधायक के आवास का घेराव कर दिया। उत्तराखंड के खटीमा जिला उधम सिंह नगर में पुलिस की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। गश्त करती पुलिस ने बिना वजह जाने मीडिया कर्मी की पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर थाने पहुंचे सुख चिंतकों को भी पुलिस वालों ने थप्पड़ मारने से बाज नहीं आया। मामले को तूल पकड़ता देख एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पूरे मामले को अपने हाथ ले लिया। मित्र पुलिस की धूमिल होती छवि पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार का बेलगाम पुलिस अधिकारी, पत्रकारों से मारपीट करता मित्र पुलिस का बेलगाम अधिकारी, फर्जी केस दर्ज करता मित्र पुलिस का बेलगाम अधिकारी। तुमने मेरी वर्दी कैसे पकड़ी? तुमने मेरी वर्दी पकड़ी? तुमने मेरी वर्दी पकड़ी? नोट क्या इसे बता? इसे मैंने वर्दी पकड़ी, मेरी वर्दी पकड़ी। सरासर झूठ। महिलाओं पर हाथ उठाता मित्र पुलिस का बेलगाम अधिकारी। उंगली तोड़ रहा है, मड़वा रहा है हमारी।
मार मार के गाड़ी में भर के ले जा रहे हैं उठा के। ऐसे धक्का नहीं था, लड़कियों को मार रहे हो, गाली दे रहे हो। जी हाँ, उत्तराखंड की मित्र पुलिस जो ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की वजह से देश में एक अलग पहचान रखती है, लेकिन इसी उत्तराखंड में कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और उनके आका राजनीतिक रसूख के कारण इस कदर बेलगाम हो जाते हैं कि उन्हें ना तो लॉ एंड ऑर्डर दिखता है और न ही मानवता। ऐसे पुलिस वाले जनता और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरते हैं। जी हाँ, जिला उधम सिंह नगर के खटीमा में एक ऐसा ही प्रकरण सामने आया है, जहां एक पुलिस अधिकारी ने बेवजह मीडिया कर्मी के नाबालिग बेटे को पीटकर 151 में चालान काट दिया और मामले की जानकारी लेने आए उसके पत्रकार पिता से अभद्रता की सारी सीमाएं लांघकर थप्पड़ रसीद कर दिया और पूरी रात के लिए हवालात में बंद भी कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मामले के अनुसार बीते बुधवार की शाम कपिल यादव मकान का काम देखकर घर लौट रहा था। रास्ते में किसी बात को लेकर अन्य कुछ लड़कों से विवाद हो गया। पास ही गश्त लगाते चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल मौके पर पहुंचे और सभी लड़कों के साथ मारपीट कर कोतवाली ले जाने लगे, जिसकी सूचना मिलने पर कपिल यादव के पिता पत्रकार दीपक यादव मौके पर पहुंचे और चौकी प्रभारी को अपना परिचय देते हुए मामले की जानकारी लेना चाहा, लेकिन जानकारी देने की जगह चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल ने पत्रकार दीपक यादव के साथ अभद्रता और मारपीट शुरू कर दी और कोतवाली लाकर हवालात में बंद भी कर दिया। साथ ही दीपक यादव ने नाबालिग बेटे कपिल यादव का धारा 151 में चालान कर उसे भी हवालात में बंद कर दिया। संदीप पिलखवाल की गुंडागर्दी यही नहीं रुकी, उसने दीपक यादव को देखने आए उनके भतीजे अतुल यादव को हवालात में बंद कर दिया। जिस स्कूटी में अतुल आया था उस स्कूटी का भी 25,000 का चालान काट कर सीज कर दी गई। चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल ने पुलिस की वर्दी के रसूख में पूरी रात पत्रकार दीपक यादव उसके नाबालिग बेटे को रात भर हवालात में बंद रखा और इन लोगों को अन्य पत्रकारों को मिलने की भी इजाजत नहीं दी गई। देर शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास मैं अपने प्लॉट में था। प्लॉट से मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया। जब मैं अपने बेटे को फ़ोन किया तो उसके दोस्त थे, लेकिन दोस्त आपस में ही हंसी मजाक चल रही थी, कहीं कुछ नहीं था ऐसा। और मैं अपने बेटे को लेने उसके दोस्तों के पास से गया तो वहाँ से मैं ले जा ही रहा था जब तक पुलिस की जिप्सी आती है। पुलिस की जिप्सी में मेरे लड़के को बैठाया जाता है और जब मैंने उनसे कहा कि कहाँ ले जा रहे हो तो उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी और मेरे को भी जिप्सी में जबरदस्ती बैठाया और कोतवाली में ले आए। कोतवाली में लाके मेरे साथ बदतमीजी की हाथापाई करी, मेरे गाल पे थप्पड़ भी डले। ये मेरी आँखें, इसमें भी जो है मेरे दर्द हो रहा और मेरे लड़के का गाल एक सूजा हुआ कि वो जो संदीप पिलखवाल है उन्होंने तड़ातड़ थप्पड़ जड़ दिए। और जब मैंने कहा भाई बच्चे को क्यों मार रहे, नाबालिग बच्चा है, और फिर मेरे स्कूटी जो घर में खड़ी थी वो मेरे भतीजे लड़के के द्वारा फ़ोन करके भतीजे से मंगवाई गई और भतीजे को भी अंदर कर दिया गया और वो स्कूटी मेरी सीज कर दी गई। मेरा तो यही कहना है कि मेरे साथ बहुत इंसाफी है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। पत्रकार दीपक यादव और उसके नाबालिग बेटे भतीजे पर संदीप पिलखवाल के द्वारा किए गए गैर कानूनी अत्याचार के कारण खटीमा के पत्रकार मुखर हो चुके हैं। यही नहीं, धरने पर बैठकर पत्रकारों ने इसका विरोध भी किया। पत्रकार दीपक यादव जी के साथ पुलिस विभाग के कर्मचारी द्वारा अभद्रता की गई है, तो इस संबंध सारी घटनाक्रम उन्होंने लिखा है, काफी चर्चा भी की है इस संबंध में। तो उच्च अधिकारियों से वार्ता करके इसमें समुचित जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई निश्चित की जाएगी। पत्रकारों के आंदोलन को देखते हुए आज एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कोतवाली का निरीक्षण भी किया और पत्रकार वार्ता में बताया कि जो चालानी कार्रवाई की गई है उसे कंपाउंडिंग किया जाएगा और इस प्रकरण में सामान्य जांच कराई जाएगी। उनका एक व्यक्ति का कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम हुआ था आउट ऑफ ड्यूटी टाइम में, शाम के टाइम में कुछ उनका बेटा और उनके साथ जो उनका लड़ाई को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई भी हुई, उसको लेकर कुछ परेशानियां रही या फिर आई वुड से कि मतलब कुछ नाराज़गी रही।
तो सभी सीनियर वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा मुझे कुछ बातें बताया गया है, इसमें और बेटर तरीके से होता तो अच्छा होता था करके। इसी क्रम में मैंने निर्देश दिया है कि पहले तो जो चालान हुआ था उसको जल्दी से जल्दी कंपाउंड किया जाएगा, जल्दी से जल्दी सीओ को निर्देश दे दें उसको कंपाउंड कर देंगे और इसको गाड़ी को रिलीज किया जाएगा। दूसरा, प्रकरण में एक सामान्य जांच हम कराएंगे और जांच के बाद जो भी होगा फैक्ट्स को हम अवगत। गौरतलब है कि संदीप पिलखवाल खटीमा क्षेत्र में पोस्टिंग होने के बाद से ही विवादों में रहे हैं, चाहे वो खुद की वर्दी फाड़कर महिलाओं पर आरोप मढ़ने का मामला हो या बुजुर्ग को पीटने का मामला या फिर अब पत्रकार को गैर कानूनी तरीके से पीटने और हवालात में डालने का मामला। हमेशा से ही संदीप पिलखवाल वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी करते नजर आए हैं। खटीमा पोस्टिंग से पूर्व भी आपका रिकॉर्ड ऐसी शिकायतों से भरा रहा है। ऐसे में एसएसपी मंजुनाथ टीसी के द्वारा सामान्य जांच का हवाला देकर मामले को रफा दफा करना उधम सिंह नगर पुलिस की कार्यप्रणाली में सवालिया निशान लगाता है। अब देखना ये खास होगा कि जनता कब तक ऐसे पुलिस अधिकारियों को बर्दाश्त करती है और कब तक धामी सरकार आपराधिक प्रवृत्ति वाले पुलिस कर्मियों पर मेहरबान रहती है। उत्तराखंड भवन एवं कर्मकार बोर्ड के चमोली गोपेश्वर में आयोजित किट वितरण कार्यक्रम में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को मुख्य अतिथि ने कंबल और छाता वितरण किया, जहां कार्यक्रम बोर्ड के सदस्य केपी थपलियाल के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान श्रम विभाग के अधिकारी ने कहा कि विभाग में पंजीकृत सभी श्रमिकों को वितरण की जाएगी और सभी श्रमिकों को इसका लाभ भी दिया जाएगा। आज जो है बोर्ड के माध्यम से जो सामग्री हमको उपलब्ध कराई गई है, कंबल, छाता, वो जो पंजीय निर्माण समिति है हमारे यहाँ पे, उनको हम व्यवस्थित तरीके से सामान वितरित कर रहे हैं और हमारे बीच में जो है बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्री कृष्ण थपलियाल जी उपस्थित हो रहे हैं थोड़ी देर में, और जैसे वो आएंगे हम सीधा सामान का वितरण शुरू कर देंगे। आज जो है आज यहाँ पे श्रम विभाग द्वारा जो है जो पंजीकृत श्रमिक थे उनका यहाँ पे कार्यक्रम रखाया गया था और इसी कार्यक्रम के तहत जो है यहाँ पे कंबल और छाता जो है हम लोगों को अभी यहाँ पे मिले हैं। देहरादून में ओला उबर के अवैध संचालन को लेकर आरटीआई एक्टिवी ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को शिकायत पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कंपनियां कई सालों से शहर में ऐप के माध्यम से टैक्सी सेवा दे रही है। यह सेवा सरकार की लाइसेंस फीस चुकाए बिना दी जा रही है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, साथ ही कमर्शियल वाहन संचालकों को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत के कारण कंपनियों को खुली छूट मिली हुई है। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात करते हुए कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ओला उबर को लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंपनियों केवल टैक्सी बल्कि नियम के विपरीत 3 व्हीलर वाहन भी ऐप से रजिस्टर्ड कर रही है। अगर कोई भी वाहन बिना लाइसेंस प्राप्त करे हुए एग्रीगेटर के चल रहा है तो उसके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टैक्सी वाले या 2 व्हीलर वाले ऐसे एग्रीगेटर जो कि लाइसेंस प्राप्त किया नहीं है और यहां पर संचालन कर रहे हैं तो उनको पकड़े जाने पर परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर जुर्माना होगा, उनका परमिट भी कैंसिल हो सकता है। मेरे द्वारा पर्यटन मुख्यालय में आरटीआई लगाई गई जिसमें बताया गया कि भाई ओला उबर जो है संचालित होती है किस नियम के तहत होगी। तो इनके द्वारा जब मुझे बताया गया कि हमने जो है अभी ओला उबर का जो है हमने इसको संचालन देहरादून में संचालन के लिए लाइसेंस नहीं दिया, जबकि इनकी नियमावली में साफ लिखा हुआ है कि आप जब तक आपको एग्रीगेटर का लाइसेंस, जब तक संचालन का लाइसेंस नहीं मिल जाएगा जब तक आप संचालन नहीं करोगे। अगर उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है।
उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोतवाली मंगलौर सीएम धामी का ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान। नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार जारी है हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई। लंडोरा क्षेत्र से अभियुक्त अब्दुल वाली 900 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर मंगलौर पुलिस की टीम की बड़ी कार्रवाई। मंगलौर से एक बड़ी खबर आप बता रहे हैं, सीएम धामी का ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान। नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार जारी है हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई। लंडोर क्षेत्र से अभियुक्त अब्दुल वाली 5.90 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर मंगलौर पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हरिद्वार, जहां पे हमारी संवाददाता आफरीन बानो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। जी आफरीन। जी बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान को सार्थक बनाने के क्रम में हरिद्वार एसएसपी धर्मेंद्र डोभाल जो कि पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही भी कर रहे हैं। ऐसे में मंगलौर पुलिस टीम के द्वारा लंडोरा क्षेत्र से ये सामने आया है, जिसमें कि जो अभियुक्त है अब्दुल, उसको 5.90 ग्राम अवैध स्मैक व इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ दबोचा गया। दरअसल लगातार पुलिस की नजर बनी हुई थी और ये नशा तस्कर होते हैं, ये रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लगातार रात के अंधेरे में नशे की तस्करी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जो मंगलौर पुलिस थी वो लगातार निगाह बना के रखी हुई थी अब्दुल वाली पर। और देखिए, मानने वाली बात ये होगी कि माफ कीजिएगा, जानने वाली बात ये होगी कि अब्दुल वाली पर जो नजर रखी हुई थी, आखिरकार मंगलौर पुलिस टीम का जो काम था वो जो पूरी तरीके से रंग लाया है और जो ये है अब्दुल वाली, इनको पकड़ लिया गया है। लगातार इनको दबोचा गया है 5.90 ग्राम अवैध स्मैक के साथ। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक जो तराजू है ये रखते हैं ताकि वो इससे नाप तोल कर बाकायदा वो देते हैं, बेचते हैं। ऐसे में लगातार जो एसएसपी धर्मेंद्र डोभाल है उनके द्वारा जो है वो कार्यवाही करी जा रही है और वो बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अभी ज्वालापुर कोतवाली के अंदर भी एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया, एक बड़ा खुलासा किया, जिस तरीके से लगातार नशा तस्कर जो ये है इन पे नकेल कसने का जो काम है वो एसएसपी द्वारा किया जा रहा है। पहले भी इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, कल ही की बात है जब एसएसपी धर्मेंद्र डोभाल ने ज्वालापुर कोतवाली में एक बड़ा खुलासा करते हुए एक दाम्पत्य जोड़े को पकड़ा था नशा तस्करी करते हुए और उनकी जो तमाम प्रॉपर्टी थी उसको सील कर दिया था। ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि जो एसएसपी धर्मेंद्र डोभाल है वो एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं और पूरे जिले हरिद्वार के अंदर उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए हैं ताकि इन लोगों पर पैनी नजर रखी जाए और पूरी तरीके से वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार निर्देश दे रहे हैं। और जिसके चलते ये देखा जा रहा है कि लगातार इन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करी जा रही है और इनको धोखा जा रहा है। ये जो खेप आ रही है, इस तरह की जो ड्रग्स आ रही है, इस तरह की कोई जानकारी पुलिस के पास है कि ये कहां से आ रही है? जो एसएसपी धर्मेंद्र डोभाल हैं उनके द्वारा जो निर्देशित जो गठित टीमें हैं वो काम कर रही हैं और इनके पास पहले से ही पुख्ता जानकारी होती है। जो सूत्र होते हैं पुलिस विभाग के, वो सूत्रों के हवाले से इनको ये जानकारी प्राप्त होती है, जिसके चलते पूरी मुस्तैदी के साथ कुछ दिनों पहले जो आरोपी होते हैं इन पर निगाह रखी जाती है, इनकी पूरा ध्यान देकर जो ये कार्रवाई होती है वो करी जाती है। उसके बाद इनको रंगे हाथों पकड़ा जाता है तस्करी करते हुए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एसपी हरिद्वार के निर्देश पर मंगलौर पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है।
धामी का ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के चलते एक नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार जारी है। हरिद्वार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। टिहरी में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को चेकिंग के दौरान पुलिस ने लकड़ी से भरा एक बोलेरो पकड़ा है। बोलेरो में बैठे लोगों से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि वे बेशकीमती लकड़ी को बेचने के लिए उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। इन लकड़ियों की कीमत 10 लाख है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नगर थाना पुलिस द्वारा चौकी जाजल के निकट, चौकी जाजल में जो बैरियर है, वहां पे सुबह लगभग 9:30 बजे एक बोलेरो पिकअप वाहन को चेकिंग के लिए रोका गया। तो उसमें देखा गया कि 4 लोग सवार थे और चेकिंग के दौरान देखा गया कि उसमें लगभग 101 टुकड़े काजल की लकड़ी जो कि प्रतिबंधित है, वो उनके द्वारा जो है इसका परिवहन किया जा रहा था। तो चारों से पूछताछ की गई, जिसमें पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि ये लकड़ी जो है उन लोगों ने गंगी क्षेत्र घनसाली से वो लोग काट के लेके आए हैं और इसे सहारनपुर यूपी लेकर जा रहे हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले में बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है। शुक्रवार रात 3 बजे से हल्की बारिश शुरू हो गई है। बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। इस बारिश से किसानों के चेहरे में खुशी है, क्योंकि गेहूं की फसल के साथ साथ आम और लीची की पैदावार अच्छी होगी। चमोली जिले के विश्व प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक महत्व के वेदनी कुंड आली बुग्याल रूप कुंड की तलहटी में बसा अंतिम रिहायशी गांव वाण में भी लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका नजदीक से लुत्फ उठाने के लिए यहां सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है। सैलानियों की भारी आमद होने से यहां के होटल व्यवसायी, होम स्टे संचालकों और ट्रैक्टरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ वाण गांव में जल जीवन मिशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है और मैं अपनी साइट देखने कल यहाँ आया था और कल शाम को वापसी होनी थी, परंतु बारिश बहुत अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण मेरे को इधर ही रुकना पड़ा और वाण गांव की साल की पहली बर्फबारी हमने देखी और शाम को तो मौसम काफी ठंडा था और आज अगले दिन चारों तरफ बर्फ का पहाड़ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ शाम को हम लोग इधर बैठी आग ताप रहे थे, अचानक से हल्की हल्की स्नो गिरनी शुरू हुई और फिर गिरती चली गई और पूरी रात को ऐसे 10 बजे तक स्नो हुई। हमने तो ऐसी उम्मीद करी नहीं थी, लेकिन अब फिर यहाँ बहुत ही सुंदर हो रहा है। ऐसे चारों तरफ स्नो से कवर्ड पहाड़ है। हमने तो ऐसी उम्मीद करी नहीं थी, बट ऐसे काफी अच्छा माहौल हो रहा है अब इधर। शाम को हम लोग उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड की परीक्षाएं इन दिनों जारी है। वहीं परीक्षा के चौथे दिन 3 नकलची नकल करते हुए पकड़े गए। उत्तराखंड बोर्ड के अपर सचिव बृजमोहन सिंह रावत ने बताया कि परीक्षा केंद्र महबूया इंटर कॉलेज हरिद्वार में 10वीं के विज्ञान विषय में कक्ष निरीक्षक ने 2 छात्र और 1 छात्रा को नकल करते हुए पकड़ा है। उन्होंने कहा कि इन नकल करने वाले परीक्षार्थियों का परीक्षा फल रुकेगा और परीक्षा फल घोषणा के बाद आक्षेय अनुभाग इन उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा भी करेगा। तो जनपद हरिद्वार में केंद्र संख्या 1230 महबूबिया हाई स्कूल हजारा ग्रांट, यहाँ पर 3 परीक्षार्थी जो हैं ये अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए कक्ष निरीक्षकों ने उनको पकड़ा है। इसमें 2 बालक हैं और 1 बालिका है। अब इसमें फिलहाल इनका परीक्षा फल रुकेगा और परीक्षा फल घोषणा के उपरांत यहाँ पर जो है जो हमारा आक्षेप अनुभाग है वो इन उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा करे। उत्तरकाशी जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती
पिछले 12 दिनों से अपनी मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर धरने पर बैठी है। धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि हम लोग लंबे समय से सरकार से वेतन वृद्धि और राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं कर रही है। वहीं उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। और हमारी 26 तारीख को देहरादून में रैली थी, जिसमें जो है हम महिलाएं जो है सड़कों पर जो है दिन भर 11 बजे से लेके हम लोग 5 बजे तक रहे, लेकिन कोई हमें जो है सूद लेने नहीं आए। हम जो है सरकार से क्या मांग रहे, सिर्फ एक जीने लायक मान दे। एक दिन की दिहाड़ी, न्यूनतम दिहाड़ी 600 रुपए मांग रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, उसको बढ़ाने में तैयार नहीं है। हमारी महिलाएं जो है कब से जो है ये 5000 पे जो अपना जीवन यापन कर रही है, क्या पल पाएंगे इससे? 5000 से बच्चे हमारी सहायिकाएं मिनी वाले 6000 पे पल पाएंगे, और हमारे जो कार्यकर्त्री 9000 में हमारा जीवन यापन हो पाएगा? हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? हम सरकार से और कुछ नहीं मांग रहे। हमारा जो मानदेय है वो 1 महीने में 18,000 किया जाए। रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। रायपुर से एक बड़ी खबर, सीएम विष्णुदेव साय का एक बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी सरकार आने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत। रायपुर से एक बड़ी खबर आप बता रहे हैं, नए कैंप और 15 नए शिविर स्थापित किए जा रहे हैं। 5 नक्सल प्रभावित जिलों में विकास सुनिश्चित करेंगे। रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास सुनिश्चित करने नियाद निलार योजना शुरू की गई है। रायपुर से एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में और डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत किए हैं और लगातार नए नए सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। अभी 14-15 नए कैंप खोले हैं और जो नक्सली क्षेत्र है, जो 5 जिले हैं विशेषकर, वहां के लोगों तक सरकार की सुविधा भी नहीं मिलती है। इसलिए एक नियत नेलानार योजना लागू किए हैं। नियत नेलानार गोंडी भाषा में है, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है आपका अच्छा गांव। तो अब इस योजना के माध्यम से हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी कि ऐसे जो 5 जिले हैं संवेदनशील जिले हैं और वहाँ के जो लोग हैं उन तक सरकार की सब सुविधा को प्राथमिकता के साथ पहुंचाएं। उनके बसाहट तक रोड हो, उनको राशन मिले, उनको पक्का का घर मिले, उनके घर में बिजली हो, पानी हो, गैस का सिलेंडर हो, सारी सुविधा, उनका आयुष्मान कार्ड हो, उनका आधार कार्ड हो, ये सारी व्यवस्था और काम वहां पर शुरू हो भी गया है। जब से भारतीय